अच्छा ये CLA 250 ली थी हमारे एक इन्वेस्टर ने, तो ये वर्कशॉप पे आई हुई है बनने। तो मैं इसको ज़रा चेक करने आया था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये आगे से डैमेज है, खर्चा तो है इस पे गाड़ी पे काफ़ी। दोनों फेंडर इसके और आगे से पूरा फ्रंट इसका बनेगा। बम्पर रखा हुआ तो है ये, लेकिन ये रिपेयरेबल नहीं है, ये नया डालना पड़ेगा, यानी यूज़ में डलेगा ये। हेडलाइट भी इसकी एक रखी हुई है, एक नहीं है शायद। बाकी माइलेज तो कम है गाड़ी के, यानी माइलेज सही है, 91,000 चली है। ये खुद से इन्होंने जाके परचेस करी है, अब अल्लाह करे कि कुछ इसमें इनको प्रॉफिट हो जाए, एटलीस्ट लॉस नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आज थोड़ी सी बात करते हैं यूएई के बारे में कि यूएई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, और मैं कब आया, मैं अपने बारे में भी बताता हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं मुझसे कि किस तरह से हम आएँ और क्या करें। तो मैं सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पे 2011 में आया था यूएई में, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे, यानी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के बाहर कहीं मूव होना है। लेकिन बस वो पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह से ऐसे हो गए थे कि, यानी उस वक्त से ही ऐसे हैं हालात, तो अब तो खैर बदतर हो गए कि स्नैचिंग आम हो गई थी। जब भी मैं तकरीबन 3 दफ़ा मैं लुटा हूँ वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग में, और वो स्नैचिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपकी चीज़ छिन गई तो छिन गई, लेकिन वो जो जिस ट्रॉमा से आप गुजरते हैं ना उस वक्त, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ होता है, वो आपको काफ़ी दिन तक जो है अजीब सी जो है ना सिचुएशन में डाल के रखता है। एक खौफ की सिचुएशन आ जाती है आपके ऊपर। मेरे साथ तो खैर गाड़ी में बैठ के बाकायदा आधे घंटे तक मुझे तबीयत से लूटा था इन लोगों ने। दो तरफ से गन पॉइंट पे मुझे रख के गाड़ी ले जा के मोबाइल, वॉलेट, घड़ी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो जो गाड़ी में सामान था, इवन के सीडीज़ तक नहीं छोड़ी थी गाड़ी में। उस वक्त सीडीज़ चलती थी, तो सीडीज़ वगैरह तक ले गए थे वो, पूरा सीडी चेंजर निकाल लिया था गाड़ी का। तो बस ये हालात थे, इस वजह से मैंने भी पाकिस्तान को टाटा बाय बाय किया था। प्लस ये कि वही नौकरी, सैलरियाँ कम, महंगाई बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं भी पाकिस्तान छोड़ के आया था। और अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आदिल यार तुम्हारा डिसीजन सही था कि तुम्हें कोई रिग्रेट है? मैंने कहा हाँ रिग्रेट तो है यार, कि पाकिस्तान छोड़ने का आपको कोई रिग्रेट? मैंने कहा हाँ रिग्रेट है। वो ये है कि इतनी देर क्यों करी मैंने पाकिस्तान छोड़ने में। अगर ज़रा सी भी अकल होती ना उस वक्त, कभी यानी फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं थे इतना, तो अगर थोड़ा सा पहले सोच लिया होता तो शायद मैं मास्टर्स करने के बाद फ़ौरन ही निकल जाता पाकिस्तान से। इतने साल ज़ाया नहीं करता मैं पाकिस्तान में रह के। बहरहाल जो किस्मत में होता है वही होता है, जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है आपके लिए उतना ही मिलेगा आपको, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जो लोग भी यहाँ आना चाह रहे हैं यूएई, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है यार यूएई। यानी मुझसे लोग यूएस से भी कांटेक्ट करते हैं, यूके वाले भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया से तो खैर लोग वैसे ही आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम यूएई आ रहे हैं। तो देखो यार, पाकिस्तान में तो बिज़नेस के हालात या जॉब के हालात दोनों ही बेकार हो गए हैं बिल्कुल, वहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है और आगे कुछ उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही। तो हाँ, यूएई बेस्ट प्लेस है। सबसे बढ़ के ये कि यहाँ पे टैक्सेस नहीं है कोई, आपके इनकम टैक्स नहीं लेते आपसे, सैलरी जो आपकी होगी वो पूरी मिलेगी आपको, और यानी दुनिया की हर आसाइश है यहाँ पे। और सैलरीज़ भी बुरी नहीं है, सैलरीज़ अच्छी हैं यहाँ पे, यानी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया अगर देखें तो ऑलमोस्ट आप 4-5 टाइम्स यहाँ पे अर्न कर रहे होते हैं। और अगर अपना बिज़नेस करें तो फिर तो क्या ही बात है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि साला कोई भत्ता मांगने आ जाएगा अभी, या सरकारी जो अफसर होते हैं हर तरह के, हर डिपार्टमेंट में, ऑडिट वाला तो सेसी वाला,
तो EUBI वाला, तो पता नहीं कौन कौन से KDA, तो KMC, तो पता नहीं फलां ढिमाका, सब रिश्वतें मांग रहे हैं ना अपनी। मुझे ये रिश्वत दे दो तो ये काम करूँगा, मुझे इतनी रिश्वत दो तो ये काम करूँगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो दो। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपको आपके बिज़नेस में कोई रिश्वत मांगने आ जाए कि यार आपने इतने पैसे कमा लिए, मुझे इतने दे दो आप। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। गवर्नमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। अभी बारिशों में आपने देखा किस तरह क्लियर किया इन्होंने। तो जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ मूव होना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं दिखता कहीं UK में अलग महंगाई है, तूफ़ान है वहाँ पे। जर्मनी का बुरा हाल है। अमेरिका में भी जो है इन्फ्लेशन जो है वो अपनी यानी बस समझ लें पीक पे पहुँचा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो कोई एक कंट्री नज़र आती है एटलीस्ट, पता नहीं, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो इसलिए शायद मैं कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि UAE जो है वो बेस्ट प्लेस है रहने के लिए, ख़ासकर फैमिलीज़ के लिए। इस्लामिक कल्चर है एक तो यहाँ पे, सही है। हर मस्जिद से आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। हर थोड़ी दूर पे एक मस्जिद है, वहाँ पे जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। यूरोप में तो ये नहीं होता कहीं पे, अमेरिका में, UK में कहाँ जा सकते हैं आप। दूर दूर होती हैं मस्जिदें, वो भी टाउन हाउसेस टाइप के होते हैं उसमें, या किसी कम्युनिटी सेंटर में मस्जिदें बनाई हुई होती हैं। यहाँ तो प्रॉपर मस्जिद है और बाकायदा एहतमाम के साथ सब कुछ होता है यहाँ पे। तो इस्लामिक कल्चर मिलेगा आपको, वैल्यूज़, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट है यहाँ पे। और अगर बात करें फैमिली के हिसाब से स्कूलिंग वगैरह की, तो स्कूल्स भी यहाँ पे टॉप नॉच स्कूल भी हैं और आपके बजट के हिसाब से भी स्कूल हैं। जितना आप अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने बच्चों को स्कूलिंग करवा सकते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं। एजुकेशन बिल्कुल ज़बरदस्त मेयार की है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि आप समझें कि वो वाला दौर चला गया 25 साल पहले, जो लोग सोचते थे कि यार UAE में या सऊदीया में जो है एजुकेशन उस मेयार की नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो रह गया यार बहुत पीछे अब एजुकेशन में। पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल है पता है, वहाँ पे क्या होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। जो आप यूनिवर्सिटी का नाम लें वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है। हाँ, अपनी औकात के मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ देखें। औकात कोई गंदा लफ्ज़ नहीं है, आपकी जो एक लिमिट है ना फाइनेंशियली, उसको औकात कहते हैं। तो अपनी टाइमिंग में रहते हुए यूनिवर्सिटी ढूंढें यहाँ पे, उसमें बच्चों का एडमिशन भी मिल जाएगा। कॉलेज भी है, कॉलेज भी हर तरह के मौजूद हैं यहाँ पे, स्कूल्स भी हैं। बाकी अगर ग्रॉसरी की बात करें तो ग्रॉसरी भी, दुनिया की हर चीज़ तो यहाँ मिलती है, क्या नहीं मिलता। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। तो पिछले वीकेंड हमें आया था तो कोई गाड़ी हम लोग फाइनलाइज़ नहीं कर पाए थे, यानी हमें बिड में नहीं मिली थी, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने जो रखी हुई थी उससे ऊपर चली गई थी गाड़ियाँ। और इत्तेफाक की बात है वो गाड़ी ग्रीन लाइट पे आई ही नहीं थी, वो रेड लाइट पे ही वापस चली गई थी। तो आज हम दोबारा आए हैं, गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर अभी मैं दोपहर में आया हूँ, फिर रात में आऊँगा दोबारा बिडिंग के लिए। तो अभी गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि शाम में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अच्छा भाई, ये है जीप कंपास 2021 का मॉडल। 13,500 से बिड स्टार्ट है इसकी। ये एलुमिनियम का रहता है, इसका साइड का जो फेंडर है ये पूरा रिप्लेस होगा, और ये बोनट भी इसका पता नहीं रिपेयर होता है ना, ये रिप्लेस होगा। ये मैं करूँगा इस पर बिड। अब देखते हैं उनको पसंद आती है नहीं आती जो इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस पर बिड कर सकते हैं। ये अच्छे पैसे दे के जाएगी गाड़ी। चली हुई भी कम है, 83,000 है और 2021 का मॉडल है। कलर भी अच्छा है, ये फास्ट कलर है। इसका शीशा टूटा हुआ था, पूरी विंड स्क्रीन इन्होंने अभी चेंज करवाई है, ये भी फिक्स हो रही है पूरी। ये 33 नंबर पे किया स्पोर्टेज 18 का मॉडल है, LX। 17,500 से बिड स्टार्ट है। 71,000 चली हुई है ये माइलेज इसका। आगे से डैमेज है, इसका बम्पर वगैरह पूरा डलेगा, बाकी गाड़ी सही है। इस पे भी बिड करेंगे। ये 2016 की टक्सन खड़ी हुई है, 1.6 लीटर है, 1,12,000 माइल्स चली हुई है। इस पे भी बिड कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में है, 1.6 ऑल व्हील ड्राइव।
ये बहुत फास्ट मूविंग गाड़ी है और ये एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारे बायर हैं उनको पसंद आती है नहीं आती। अगर पसंद आई तो उस पर बिड करेंगे। अच्छा, और मज़े की बात, ये गाड़ी कहीं से डैमेज नहीं है। ये आई गेस फ्लडेड कार है ये, फिर से चेक करते हैं। अच्छा, गाड़ी ये लॉक हुई हुई है और ये डैमेज नहीं है कहीं से भी। ये शायद फ्लडेड होगी, लेकिन माइनर फ्लडेड लग रही है। अंदर कोई इतनी गंदी नहीं है गाड़ी। तो देखेंगे जब ये स्टार्ट होके आएगी तो पता चलेगा ऑप्शन के टाइम पे इंजन और गियर की सिचुएशन, तो फिर उसी वक्त डिसाइड करेंगे। 32 नंबर पे है गाड़ी। अच्छा, ये एक सेंट्रा है 2021 की, SV है, 2.0 है, फ्रंट व्हील ड्राइव, 59,000 चली हुई है। ये फ्लडेड है गाड़ी। तो ये भी लॉक है। तो ये जो है जनाब माइनर फ्लडेड है गाड़ी। एयर बैग फटे हुए हैं बस, बाकी तो क्लीन है गाड़ी। जब स्टार्ट होके आएगी तो देखेंगे। स्मेल आ रही है बहुत गंदी। तो इस पे भी बिट करेंगे। इसका नंबर है जनाब 22। ये खड़ी है अल्टिमा, 2023 की है ये। मेरा तो दिल कर रहा है इस पे बिट करने का, लेकिन पता नहीं, इसकी मुझे रिपेयरिंग का आइडिया नहीं है और चेसेस भी चेक करवाना पड़ेगा। गई पीछे से दब गया है, प्रेस हुआ हुआ अंदर। तो ये शाम को चेक करवा के एक दफ़ा और फिर डिसाइड करते हैं कि इस पे बिट करनी है कि नहीं। लेकिन ये प्राइस अच्छे देके जाएगी आपको। प्रॉफिट 26,500 से स्टार्ट है इसकी बिड। अच्छा भाई, एक ये है निसान वर्सा, 2020 का मॉडल है। ये जो GCC में आती है निसान सनी है, तो इसके ऊपर बिट करेंगे। ये आगे से बम्पर नहीं है इसका ग्रिल के साथ, और ये साइड से एक डोर इसका डैमेज है। तो ये शॉर्टलिस्ट कर ली है, इस पर बिट करनी है। ये मेरे हिसाब से 18 तक की मैक्सिमम हम लेंगे। इसमें बस सिर्फ एक डोर का काम है और बम्पर डलेगा, ज़्यादा काम नहीं है। गाड़ी बहुत फास्ट मूविंग है। सनी समझ लें इसको, रेंटा कार पे जाती है। 1.6 है फ्रंट व्हील ड्राइव। अच्छा भाई, मेरा काम है ये बताना कि किस गाड़ी में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में नहीं है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। आपका मकसद है पैसे कमाना, लेकिन अगेन वही कि किसी को समझ नहीं आती। पता नहीं क्या समझ के लोग, यार ये बस हर किसी की अपनी अपनी सोच है। सब प्रेफर करते हैं अमेरिकन गाड़ी, अमेरिकन गाड़ी, अमेरिकन गाड़ी। लग रहा है कि 10-12 हज़ार रुपये दे के जा रही है अमेरिकन गाड़ी। नहीं बचते अमेरिकन गाड़ी में इतने पैसे, टाइम भी लगता है, ख्वारी अलग है इसमें। पार्ट्स जब लेने जाना पड़ेगा ना, अलग पता जाएगा। जो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं उनसे पूछें ज़रा कि कैसा रहा आपका तजर्बा ये अमेरिकन गाड़ियों का, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन खैर, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है वो उसकी प्रायोरिटी अमेरिकन गाड़ी है। मेरा तो काम है भाई गाड़ी दिलाना, जो भी ले लो आप। ये गाड़ी पिछली दफ़ा हमने बिट करी थी, ये सेल नहीं हुई थी, अभी भी खड़ी हुई है। नंबर है 78 इसका। ये वाली गाड़ी, ये पिछली दफ़ा हमने कितने, मैंने इसके बोले थे 22। हाँ, मैंने 22 पे इसको छोड़ा था कि 22 तक पे लूँगा मैं, और ये 23,000 पे रेड लाइट पे ही वापस चली गई थी गाड़ी। तो देखते हैं इसको, अगर आज भी ये 22 की मिलती है तो लेंगे इसको। लेकिन ये 23 पे रेड लाइट पे वापस चली गई थी, फिर बिड ही नहीं आई थी इस पर कोई। ये ठीक है, 17,500 से बिड स्टार्ट थी इसकी। ये इसका एक डोर यहाँ से लगा हुआ था, ये डोर एक चेंज होगा इसका, बल्कि दोनों ही चेंज होंगे इसके। मैं तो भाई दोबारा आप लोगों को बता दूं कि काम करना है तो GCC गाड़ियों में करें। अमेरिकन गाड़ियों में टाइम ज़्यादा लगता है, मार्जिन कम है। लेकिन ये है कि हाँ, जिसको अपने लिए गाड़ी लेनी है वो ले ले अमेरिकन गाड़ी। इसमें चॉइसेस बहुत हैं, फीचर्स बहुत मिलते हैं, प्राइस कम है। अपनी मर्ज़ी से आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं। ज़्यादा करना है ज़्यादा करें, कम करना है कम करें। लेकिन अमेरिकन गाड़ी जो है वो एक दर्द सर है लेना और उसको सेल करना। लेकिन लोग ये दर्द सर लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो लो फिर दर्द सर, ना जाओ GCC पे। अच्छा,
अच्छा, ये 2018 की अल्टीमा खड़ी है। मैं तो उनके लिए जो जिनको आज गाड़ी दिलानी है उनको ये भी रिकमेंड करूँगा कि ये ले लें। ये हमें मिल जानी चाहिए 20,000 तक की, तो 20 में मिलती है तो बुरी नहीं है ये गाड़ी। 4,000 दे के जाएगी। काम कुछ ख़ास है नहीं गाड़ी में, एक डोर का इशू है बस पीछे का। ये स्क्रीन भी इसकी क्रैक पड़ा हुआ है, ये चेंज होगी। ये 250 से 300 दिरहम का ये ख़र्चा है बस स्क्रीन का। चलें गाइस, मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ यहीं पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये मैं मोबाइल से बना रहा था वीडियो, तो मोबाइल भी गर्म हो गया। उसमें आ रहा है कि टेम्परेचर इसका कम करके तो फिर दोबारा आप वीडियो बनाएं। तो बस अब बंद करते हैं। 36-37 हो रहा है टेम्परेचर, और शाम को फिर आना है मुझे, क्योंकि जो गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी हैं उस पर बिड करेंगे आके। तो देखते हैं क्या मिलता है। आज मिलती है गाड़ी, नहीं मिलती, लेकिन यानी शुरू के कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद अगर आप ऊपर जाएं तो फिर 80s के बाद के नंबर्स हैं, उसमें कुछ गाड़ियां हैं। वो मैंने अभी तक शॉर्टलिस्ट भी नहीं करी हैं, क्योंकि इतनी गाड़ियां तो मैं भी नहीं देख सकता 40 की रेंज के नीचे, तो वो देख लेते हैं। बाकी फिर शाम में अगर नहीं मिली तो फिर रात को एक चक्कर और लगेगा, वो उसी वक्त फिर शॉर्टलिस्ट करके इंशाल्लाह दोबारा डाल दूँगा। ये जीप रेंगलर खड़ी है भाई, 2020 का मॉडल है। ये हाइब्रिड में आती है। 3 नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है, 3.6 सही है। 2.0 की हाइब्रिड में आती है। अच्छा, अगर लेट नंबर्स में आ जाएं तो ये 83 नंबर पे अल्टीमा खड़ी है। 2020 का मॉडल है ये। 136 चली हुई है, और 24,000 से बिड स्टार्ट है इसकी। तो गाड़ी तो क्लीन है, आगे से थोड़ी सी डैमेज होगी। देखते हैं, आगे से बम्पर नहीं है, लो प्रोफाइल टायर है, ये आफ्टर मार्केट रिम डले हुए हैं इसमें। तो एक लाइट नहीं है, फेंडर और बम्पर कंप्लीट। ये फ्लडेड है गाड़ी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी फ्लडेड है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इंजन और गियर सही है तो फर्स्ट क्लास है। नीचे से इसका रस्ट चेक करना होगा, रस्टेड तो नहीं है ज़्यादा। बाकी करना है इस पर बिड, करेंगे इस पर बिड। 83 नंबर है ये। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया ना आप लोगों को कि अमेरिकन गाड़ियों में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है गाड़ी, क्योंकि बिड में भी हर दफ़ा आप जाएं तो ये नहीं कि एक दफ़ा में ही गाड़ी आपको मिल जाएगी। एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर लग ही जाते हैं। फिर डिफरेंट ऑक्शन सेंटर का विज़िट करें आप, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बिड में एक तो विन करना गाड़ी अपने प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे लेना तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना कोई। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, प्लस उसको रिपेयर कराना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके अप्रूवल्स, उसमें समझ लें आप 2 हफ्ते आपके लग जाते हैं गाड़ी रेडी होने में। जबकि जीसीसी गाड़ी लेते हैं तो वो रेडी मिलती है। ट्रांसफ़र कराएं अपने नाम पे, या ओनरशिप लेटर ले लें, हयाजा कहते हैं जिसको, और गाड़ी कहीं पे पार्क करके, और दुबई में तो कोई पाबंदी भी नहीं है, बगैर नंबर प्लेट की कार आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, और गाड़ी आप एडवर्टाइज़ करके सेल कर दें। तो ये तो हो गया अमेरिकन और जीसीसी का डिफरेंस थोड़ा सा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट जो है जीसीसी में बनिस्बत ज़्यादा ही है अमेरिकन गाड़ी के, ठीक है। तो वो लक पे है आपकी, क्योंकि जीसीसी गाड़ियों में छक्के भी लगते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट भी मिलते हैं। इसी तरह अमेरिकन गाड़ियों में भी, अमेरिकन गाड़ियों में पैसे हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे पैसे हैं फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट पे। 80,000 1 लाख की गाड़ी लेंगे तो उस पर अच्छे पैसे बचते हैं, यानी वो आपको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये गाड़ी दे के जाती है। लेकिन अब जो भी स्टार्ट करता है ना, वो ये कहता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा पहले मैं एक गाड़ी से, छोटे बजट से, और वो बेचारा वहीं पे डिसार्ट हो जाता है कि 20,000, 25,000, 30,000 तक की गाड़ी जो रेडी हो के उसको 30,000 की कॉस्ट करे, वो लोग वो लेते हैं। जाहिर है वो एक यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कम पैसों से करेंगे ताकि ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो वो बेचारा बस उसका पहला और आखिरी होता है वो उन लोगों का कि वो एक गाड़ी लेते हैं अमेरिकन, उसको रिपेयर शिपेयर कराया, एडवर्टाइज़ करी सेल करने के लिए, वो या तो बिल्कुल
1,000-1,500 रुपये दे के जाती है और बड़ी मुश्किल से, या शायद वो भी नहीं मिलते पैसे, और वो या तो ब्रेक इवन पे सेल करते हैं या फिर लॉस में ही देते हैं वो लोग गाड़ी, या फिर वो बेचारे किसी की नज़र हो जाते हैं, कहीं रेंट कार पे लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, किसी को दे दी, यानी वो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं फिर कि किसी तरह इससे यानी जान छुड़ानी है गाड़ी से। तो उनका पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है कि वो फिर दोबारा इस काम में आते ही नहीं है, कहते हैं यार जान छूटी, अब नहीं करना। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, जीसीसी और अमेरिकन। तो अब ये मर्जी आपकी है, डिसाइड आपने करना है कि आपने कुएं में कूदना है या समंदर में छलांग लगानी है, तो आपकी मर्जी। मेरा क्या है, मैं तो कंसल्टेंसी चार्ज करता हूँ अपनी, तो चाहे फिर आप मुझसे अमेरिकन गाड़ी की डिमांड करें कि अमेरिकन दिलवा दो या फिर जीसीसी दिलवा दो। रिकमेंडेड है जीसीसी, 80% बायर यूएई में जीसीसी का है। अमेरिकन गाड़ी बड़ा मुश्किल से सेल होती है, और वो सिर्फ इस रीजन में सेल होती है। शारजा वाले, अजमान वाले, रासुल खैमा वाले ये लोग ले लेते हैं, दुबई वाले, अबू धाबी वाले ये लोग प्रेफर नहीं करते कि अमेरिकन गाड़ी पे जाएं। और अगर कुछ हैं भी लोग तो वो एक ख़ास कम्युनिटी है जो इन्हीं गाड़ियों को, यानी उनको पता होता है कि एक्सीडेंट है, ये वो सब कुछ ले लेते हैं वो लोग ये गाड़ी। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस उस पर भी जाना चाहें, डिसाइड आपने करना है, जीसीसी या अमेरिकन। प्रॉफिट दोनों में है। अमेरिकन गाड़ियों में थोड़ी सी ख्वारी है, टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा काम है, रिपेयरिंग करवाना, उसकी पार्ट्स ला के देना, छोटी छोटी चीज़ें उसकी, फिर गाड़ी खड़ी करने के इशूज़ हैं। अगर नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें, क्योंकि वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आप कहीं नॉर्मल पार्किंग में नहीं खड़ी कर सकते, कवर्ड पार्किंग हो आपकी बिल्डिंग की या फिर कोई बेसमेंट वगैरह की, वरना वो 1000 दरम का फ़ाइन है उस पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यानी एक हेडेक हो जाती है। और फिर गाड़ी ली भी होती है आप लोगों ने एक ही, तो एक गाड़ी के ऊपर आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि पैसे आएंगे, तो एक गाड़ी पे क्या पैसे आएंगे यार, 3000 रुपये कमा लोगे एक गाड़ी पे 2 महीने 45 दिन में गाड़ी सेल करके, फिर दोबारा एक गाड़ी ढूंढोगे जो कि फिर वही 15-20 दिन लग जाएंगे गाड़ी ढूंढने में, लेने में, फिर रिपेयर कराने में, फिर दोबारा सेल करना, फिर 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो आपका तो ये कोई 5 महीने की 2 गाड़ियों का साइकिल बन रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो कम से कम या तो गाड़ियाँ ही ज़्यादा ले लें आप, अमेरिकन गाड़ियाँ ले रहे हैं तो कम से कम 5 गाड़ियों से तो स्टार्ट करो, कि 2 एक साथ उठा ली, फिर 1 ले ली, फिर 2 ले ली, 5 गाड़ियाँ होंगी तो एक एक करके सेल होगी कोई, तो वो एक साइकिल बनेगा आपका। एक गाड़ी लेके एक ही को सेल करके तो बस फिर वो पहली और आखिरी गाड़ी होती है आप लोगों की, उसके बाद कोई नहीं आता इस बिज़नेस में, कहता है भाई बस हो गई। और मुझे तो भाई यही काम आता है, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। या तो होटल इंडस्ट्री की अकाउंटिंग आती है या गाड़ी बेच लेते हैं बस, यानी गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी काम, और तो कुछ आता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ और गाइड करूँगा यार ये काम कर लो। तो कार से रिलेटेड कोई भी चीज़ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो वो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग यूएई आना चाह रहे हैं वो आंखें बंद करके यूएई मूव हो जाएं। ये यानी बहुत बड़े दिल का मुल्क है, सबको वेलकम करता है यहाँ पे, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको।